Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to learn about Charter of 1661. ये चार्टर इशू किया था चार्ल्स सेकंड ने। इस चार्टर ने जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स बना दी थी ईआईसी की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले हीनियस क्राइम्स जैसे मर्डर, डकैती, ऐसे केसेस को अपने आप हैंडल नहीं कर सकती थी, लेकिन इस चार्टर के बाद वो हैंडल कर सकती थी। Punish heinous crime committed by the servants, Englishmen and Indian settlements territories। जो इंग्लिशमैन थे उन पर भी अप्लाई होता था, उनको भी ट्रायल कर सकते थे और इंडियन को भी ट्रायल कर सकते थे। मेजर आउटकम्स क्या हुए इसके? अथॉरिटी टू कंपनी टू अपॉइंट गवर्नर एंड हिज काउंसिल फॉर गवर्निंग द फोर्ट्रेसेस, मतलब जैसे फोर्ट्रेसेस बने होते सूरत में, मसूलीपट्टनम में और मद्रास में। इस टाइम तक यहाँ तक ही बने हुए थे कि 61 में बॉम्बे और कलकत्ता में नहीं बने थे। तब तक अपने फोर्ट्स को बना सकती है, कॉइन्स इशू कर सकती है, मनी इशू कर सकती है, एडमिनिस्टर जस्टिस भी एडमिनिस्टर कर सकती है। इट एम्पावर द एग्जीक्यूटिव कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? गवर्नर एंड हिज काउंसिल। उसको एम्पावर कर दिया गया किससे? जुडिशियल पावर से, दोनों केसेस में, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। सिविल केसेस में वो जूरी की हेल्प से 12 जूरी होती थी, सॉरी सिविल में नहीं, क्रिमिनल में 12 जूरी मेंबर हुआ करते थे, उनकी हेल्प से केस ट्रायल और डिसाइड होता था। पेव द वे फॉर अप्लाइंग इंग्लिश लॉ इन इंडिया। इस चार्टर के बाद इंग्लिश लॉ अप्लाई होने लगा इंडियंस पे भी, जो उस सेटलमेंट में रह रहे हैं, ब्रिटिश के सेटलमेंट में रह रहे हैं, उनके लिए भी, उन पर भी, और इंग्लिशमैन थे उन पर तो लगेगा ही लगेगा। इसने सोवरेन पावर टू द कंपनी ओवर इट्स सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज। पता नहीं है उस टाइम के इंडियन रूलर कहाँ बिजी थे जो इनको सोवरेन पावर दे दी। सोवरेन पावर मतलब साथ वो खुद में सक्षम थे, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं थे। ऐसी पावर्स मिलती जा रही थी, जैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों उनके पास हैं, और जुडिशरी में भी, इंडियन सेटलमेंट में भी वो अपना, इंडियन जो लोग थे उन पे भी अपना लॉ चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोवरेन पावर तो वो हो रही है इमर्जेंस। फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग अ जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया।